किसी भी इंसान के लिए सबसे कीमती चीज होती है उसकी आज़ादी, पर क्या हो अगर उसे वही छीन ली जाए और पूरी जिंदगी भर वो इस डर में गुजार दे कि अगर वो इस दायरे से बाहर निकला तो मारा जाएगा। आज का समय है 15 फरवरी 1974। फिलीपींस का एक समुद्री तट जिसके किनारे एक कश्ती से एक आदमी उतरा जो कि एक ट्रैवलर है। उसने वहां एक लंबा सफर किया और जाकर जंगल के बीच खुद का मैप लगाया, जिसे बाहर उसने जापान का झंडा लगाया। तो वहीं दूसरी ओर उसी जंगल में हम एक जापानीज सैनिक को देखते हैं जो अपने शहीद हुए जवानों की कब्रों पर फूल चढ़ा रहा है। इस दौरान उसे अपने बीते कल की कुछ यादें भी ताज़ा हो गई, जिससे वो अतीत में चला गया और कुछ इस तरह से हम उस समय में चले गए जब जापान पर अमेरिका का कहर बरस रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने की कगार पर था, लेकिन आधा जापान दुनिया के नक्शे से गायब हो गया। चारों ओर तबाही का आलम था। हम ओनिडा नाम के शख्स को देखते हैं जो कि नशे की हालत में एक रूम में पड़ा है। दरअसल उसे हमेशा से अपने देश के लिए कुछ करना था, एक पायलट बनना था, पर उसे ऊंचाई से डर लगता है, इसीलिए वो कभी अपने सपने को जी नहीं पाया। लेकिन तभी वहां मेजर आकर उसे समझाते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि तुम बस एक ही चीज़ से अपने देश का नाम रोशन कर सकते हो, और भी कई ऐसे काम हैं जिससे ये हो सकता है। उनकी ये बातें उसके दिमाग में बैठ जाती हैं। इसके बाद उसने सेना में भर्ती ले लिया और अब उसे युद्ध के लिए भेजा जा रहा है, पर जाने से पहले वो अपने परिवार से मिलता है। इस दौरान उसके पिता उसे एक चाकू तोहफे में देते हैं और कहते हैं कि अगर कभी ऐसा लगे कि तुम खुद को बचा नहीं सकते तो इससे खुद के प्राण त्याग देना, लेकिन कभी दुश्मनों के हाथ नहीं आना, क्योंकि तुम्हारा शरीर इस देश की शान है। एक पिता के अपने बेटे के लिए ऐसे शब्द दर्शाता है कि जापानीज लोग कितने बहादुर और निडर थे। इसके बाद अब उसने लुबान नाम के एक टापू पर भेज दिया जाता है जहां उसे कैप्टन पिक करने आते। अब ओनिडा सभी जापानी सैनिकों से वहां के हालातों के बारे में डिस्कस करता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर इतना तवज्जो नहीं देता, क्योंकि सभी को यही लग रहा है कि उसे कोई तजुर्बा नहीं है। उससे कहते हैं कि हमें अपने गोरिल्ला ट्रेनिंग को जारी रखना चाहिए, क्योंकि इससे हम दुश्मनों पर नजर रख सकते हैं। लेकिन ओनिडा उनकी बात से सहमत नहीं है, क्योंकि इससे उनका वक्त ज़ाया होगा, जो कि वो करना नहीं चाहता। कुछ समय के बाद कैप्टन की तबीयत में गड़बड़ी आ जाती, जिससे उन्हें थोड़ा आराम करने को कहा गया। तो तभी गांव में मेयर ने आकर उनसे शिकायत की कि उनके जवान सभी गांव वालों से ज़बरदस्ती पैसे और खाना छीन रहे, जो सुन कैप्टन को गुस्सा आ जाता और वो उसी पर भड़क जाते। लेकिन इतने में इनके ऊपर हमला हो जाता है, जिसे देखते हुए कैप्टन ओनिडा को ऑर्डर देते हैं कि तुम्हें कैंप 911 पर जाना होगा। अब इससे आगे वो कुछ और कर पाते कि तभी उनके ऊपर एक बम गिरता है, जिससे उनका पूरा शरीर जल जाता है। लेकिन इस चीज़ में ओनिडा बच गया था और वो बचे हुए सैनिकों को लेकर 911 की ओर निकल पड़ा, जहां उसे लेफ्टिनेंट मिले जो कि अकेले बैठे हुए थे, क्योंकि उनके पास अब कोई सेना नहीं है। जो भी थी वो सब बीमार या फिर जख्मी हालत में है। जब ओनिडा देखता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते, क्योंकि सभी बहुत कमज़ोर पड़ चुके हैं। अब उनके अंदर इतनी ताकत भी नहीं है कि वो यहाँ से खुद के पैरों पर अपने अपने घर जा सके, और ऊपर से अब दुश्मन इनके करीब आते जा रहे हैं। इसीलिए सभी ओनिडा से कहते हैं कि हम खुद की जान ले लेंगे, लेकिन कभी भी किसी दुश्मन के हाथ नहीं आएंगे। और ये सुन ओनिडा ने एक साथी को एक ग्रेनेड दिया और कहा कि जब वो करीब आए तभी इसे फोड़ना, ताकि बलिदान व्यर्थ ना हो तुम्हारा। यही सच्ची अर्थ है एक जवान का। उन सभी को वैसे ही छोड़कर ये लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ओनिडा को एहसास होता है कि उसके साथी भूखे हैं, और ऐसे भूखे पेट वो उन्हें और आगे चला नहीं सकता। अब वो सभी उसी गुफा की ओर रुख मोड़ने का फैसला करते हैं जहां पर इन्होंने दुश्मनों के कुछ खाने पानी को बचा कर रखा था। लेकिन वहां पर कुछ सैनिकों के बीच में हाथापाई हो जाती है उस खाने को लेकर, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ खाने का हिस्सा अलग रखना चाहिए। अगर उन पर दुश्मन ने हमला किया तो ऐसा कुछ तो बचा रहेगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे लेफ्टिनेंट भी राजी था, क्योंकि अब उसकी हालत बस से बदतर हो चुकी थी। ओनिडा का एक साथी भी समझ चुका है, इसीलिए वो उसे समझाता है कि मुझे लगता है कि अब ये जंग में जाने लायक नहीं बचे, और इसीलिए अपने लिए खाना इकट्ठा करने की कोशिश करें। हमें सावधान रहना होगा इससे। लेकिन बहुत सोच विचार करने के बाद ओनिडा इस फैसले पर आता है उसे अब एक टीम बनानी होगी जो उसका साथ दे, ना कि खाने पर उनका ध्यान हो। वो 5 जवानों को अपनी ओर करता है और बचे हुए 2 को बोरी चावल के साथ जाने को कहता है। उनके जाने के बाद वो अपनी टीम से कहता है कि उसने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि उनकी आंखों में उसने भूख देखी है, जो खाने के नहीं बल्कि देश के लिए मर मिटने की है। और हमें उस गोरिल्ला टेक्निक से उन अमेरिकन के कैंप पर छापेमारी करनी होगी, जिससे सब कुछ खत्म कर देना होगा ताकि वो ज्यादा दिन यहाँ जिंदा ना रह सके। सभी उसकी बात समझ जाते हैं और फिर आराम करते हैं।
अगली सुबह ओनिडा हमले की तैयारी करना शुरू करता है, पर इनके सामने एक मुसीबत थी जो कि थी बारिश। वो अभी इस समय तो कहीं नहीं जा सकते, ऊपर से इनका एक साथी अकात्सु बीमार भी है। इतने में शिम्बू एक फल को लेकर आता है जिसे सभी ही बड़े चाव से खाना शुरू करते। तभी वो उन्हें रोककर समझाता है कि इसका सिर्फ पीला हिस्सा ही खाया जा सकता है क्योंकि सफेद वाला जहरीला है। ऐसा उसके पिता ने बताया क्योंकि वो एक किसान थे। अब बारिश भी रुक गई तो इन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन नीचे जाने पर इन्हें अपने उन्हीं साथियों की लाश मिली जो उस दिन राशन लेकर जा रहे थे। लेकिन आज इन्होंने उसी फल के उस पीले वाले हिस्से को खा लिया जिससे वो मारे गए। ओनिडा को बहुत अफसोस होता है क्योंकि वो थे तो उसी के साथी, पर अब वो क्या करे। अब उन्हें आगे जाने पर एक जापानीज गांव मिलता है जो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। उन अमेरिकन ने सभी को मार दिया। तभी ओनिडा को एक जहाज भी दिखा जो वहीं से गुजर रहा था। इतने में उन्हें कुछ हलचल सुनाई दी, तभी चौकन्ना वो हो गए। दरअसल ये लोग उसी गांव के थे जो बच गए थे। वो इन्हें बताते हैं कि जंग अब खत्म हो चुकी है, लेकिन तभी दुश्मन इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते, जिससे मुंह तोड़ जवाब ये लोग देते हैं और उन्हें जान से मार देते। फिर उसी गुफा में लौट आए, पर अब इनके अंदर एक संदेशा पैदा हो गया, कहीं सच में युद्ध खत्म तो नहीं हो गया। जो सुन ओनिडा काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसका मानना था कि अगर सच में ऐसा होता तो वो अमेरिकन उन पर गोली क्यों चलाते। वो हमारे लिए एक दुश्मन और हमेशा रहेंगे। और हाँ, ये हमेशा याद रखना कि हम सभी एक खास किस्म के सैनिक हैं। क्या भूल गए कि हमारी ट्रेनिंग किस तरह से हुई है? दरअसल दोस्तों, यहाँ जितने भी सैनिक ओनिडा के साथ हैं इन्हें ही अलग तरह से ट्रेन किया गया है, जिसका थोड़ा सा फ्लैशबैक हम देख पाते हैं। कैसे इन्हें एक रूम में सिखाया जा रहा है कि जंग में कैसे इन्हें अकेले ही लड़ना है, खुद के लिए फैसले लेने, क्योंकि हर जगह इनके लिए कोई तैनात नहीं होगा। वो खुद के ही अधिकारी होंगे, ना ही उन पर किसी का कंट्रोल होगा। और जब तक वो जिंदा है तब तक उन्हें अपने देश के लिए लड़ते रहना होगा। किसी भी हाल में खुद की जान खुद के हाथों से कभी नहीं लेनी है। इतना सब कुछ सिखाकर फाइनली ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और फिर ओनिडा को लुबान भेज दिया जाता है, जहां पर वो अभी मौजूद है। कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहां ओनिडा अपने साथियों से कह रहा है कि वो इसलिए इतना गोला बारूद लेकर आया है ताकि मैं उनसे लड़ सकूं। लेकिन हाँ, मैं तुम पर कोई जोर नहीं डाल रहा हूं। अगर तुम सरेंडर करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि हम अपने वसूलों के मालिक हैं। लेकिन उसका कोई भी साथी ये करने को राजी नहीं है। सभी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े और लड़ने को तैयार है। अब यहाँ ओनिडा रणनीति बनाता है जिसमें ये सभी इस टापू को हर ओर से सुरक्षित करेंगे ताकि किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई भी गतिविधि ना हो। पर इसके लिए इन्होंने पहले कुछ खेतों में आग लगाई ताकि आसपास की जापानी सेना को पता चल सके कि अभी युद्ध चल रहा है और वो भी सतर्क रहे। और वो ऐसा हर जगह पर करते हैं जहां से वो गुजरते हैं। पर कुछ दिन के बाद आकांशु परेशान हो गया क्योंकि यहाँ पर कोई भी दुश्मन नहीं था। इसीलिए वो शिम्बू से सवाल करता है आखिर वो लोग लड़ किसके खिलाफ रहे, क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोई भी गोली चलने की आवाज तक नहीं आई, ना ही उन्हें दुश्मन मिले हैं। तो शिम्बू उसे डांटता है कि ऐसी बातें नहीं करते, इससे हमारा मनोबल टूटता है। पर कहीं ना कहीं आकांशु अब तंग आ गया क्योंकि कई साल बीत गए हैं उन्हें यहाँ पर रहते हुए, और तब से लेकर उन्होंने एक भी गोली नहीं चलाई। अब सुबह ये लोग जब सोकर उठते हैं तो इन्हें पता चलता है कि आकांशु यहाँ से भाग चुका है और इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। लेकिन तब तक फिर से बारिश होने लगती है और ये लोग खुद के लिए एक नारियल के पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी तैयार करते ताकि एक छत हो जाए। उस दौरान ओनिडा को आकांशु भी बेहोशी की हालत में मिलता है एक जगह पर, तो ये लोग उसे झोपड़ी में लेकर आते हैं। पर जब उसे होश आया तो उसने ओनिडा का शुक्रिया किया। ओनिडा ने उससे कहा कि हम लोग तुम्हारे परिवार जैसे हैं, तुम हम पर क्यों बेवजह शक कर रहे हो। अब देखते ही देखते दोस्तों और साल बीत गए। समय आ गया सितंबर 1948 का, जब बारिश का मौसम पूरी तरह से खत्म हो गया। ये लोग अपनी उस झोपड़ी को तोड़ देते हैं और फिर वहां से अपने आगे का सफर के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन बीच रास्ते में सिम्बा को लगता है कि उन्होंने बड़े ही दिन से कोई ढंग से खाना नहीं खाया। इसीलिए वो ओनिडा से कहता है कि हमें शिकार करना चाहिए जिससे थोड़ी उन्हें ताकत मिल सके। लेकिन उसकी यह बात उन्हें एक साथी को पसंद नहीं आती क्योंकि वो किसी भी जानवर को खुद के भोजन के लिए नहीं मार सकता, और इसीलिए सिम्बा और उसकी लड़ाई भी होती है। पर बाद में ओनिडा उसे समझाता है कि हमें ये करना ही होगा, वरना हम लोग धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे और फिर हम मारे जाएंगे। और इसलिए ओनिडा पास के गांव में जाकर शिकार करता है। तभी इनके ऊपर कहीं से गोलियां चलने लगती है, जो कि शायद गाँव के किसी आदमी ने चलाई होगी, जो जाकर सिम्बा को लग गई और कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई। उसके जाने से सभी बहुत अफसोस थे, गुस्सा भी थे। इसीलिए इन लोगों ने उस गांव वालों को पकड़ लिया जिसने गोली चलाई थी और फिर उसे मारकर खुद के दोस्त का बदला ले लिया। लेकिन उसी रात आकांशु फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब ये दोनों उठ जाते हैं और पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहा है।
तो उसने कहा कि वो शिम्बू की कब्र पर जा रहा है, लेकिन ओनिडा को पता है कि वो उसे छोड़कर भाग रहा है क्योंकि अब उसे उनके साथ नहीं रहना। जैसे कि उन्हें बताया गया था कि वो सभी अपने फैसले के मालिक है, इसीलिए ओनिडा उसे कुछ नहीं कहता और जाने देता है। पर उसके जाने के बाद बस यही दोनों बचे रह गए, जो बात ओनिडा को अब डरा रही है क्योंकि उनकी संख्या अब कम हो गई है। इसीलिए इन्हें और सतर्क रहना होगा। कुछ ही दिन बाद फिर से बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन आज ये दोनों भीगते हुए सो जाते वही चट्टान पर। लेकिन अभी भी ओनिडा का विश्वास टूटा नहीं है, वो हर हाल में अपने देश के लिए समर्पित है। ऐसे ही एक दिन जब ये दोनों आगे बढ़ रहे होते तभी इन्हें स्पीकर से आकांशु की आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछा करने पर इन्होंने देखा कि कुछ लोगों के साथ वो आया है और कह रहा है कि अब युद्ध खत्म हो गया है। इस टापू के लोग और फिलीपींस की सरकार ने हम सभी को माफ कर दिया है, इसीलिए मैंने सरेंडर कर दिया और तुम अब दोनों भी सरेंडर कर दो। इस बीच ओनिडा का भाई भी वहां मौजूद था, जो उसे एक पोयम सुनाता है और बोलता है कि उसे अब सरेंडर कर देना चाहिए क्योंकि जंग खत्म हो गई है। लेकिन ओनिडा को लगता है कि ये दुश्मनों की चाल है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए वो दोनों रात होने पर उसी जगह पर जाते और उन लोगों की छोड़ी हुई चीजों को उठा लेते हैं, जिसमें कुछ मैगजीन और न्यूज़पेपर भी थे। लेकिन उसमें कहीं भी जापान की जंग का कोई जिक्र नहीं था, बल्कि इंडो चाइना की जंग का जिक्र था बार बार जो आ रहा था। क्योंकि दोस्तों अब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुए जमाना बीत गया है, पर अभी भी ओनिडा को लग रहा है कि वो चल रहा है, जिससे कि अब उसे न्यूज़पेपर पर भी यकीन नहीं हो रहा है। और उसे तो ये भी लगता है कि जो पोयम ओनिडा के भाई ने उसे सुनाई थी वो असल में कोड हो सकता है, जिससे वो बताना चाह रहा है कि ये टापू उनके लिए कितना ज़रूरी है। उन्हें अब किनारे पर जाकर कुछ गतिविधियां करनी है ताकि और सेना यहाँ पर आ सके। दोनों ही बहुत खुश थे कि अभी तक वो यहाँ पर टिके हुए हैं और अपने देश की मिट्टी की रक्षा कर रहे हैं, और इसीलिए वो बीच पर जाकर कुछ मछुआरों को डरा धमका कर वहां से भगा देते और फिर खुद कई महीनों के बाद नहाते हैं, जो आज ये बेहद खुश थे क्योंकि इन्होंने वो दिखाया जो बड़े बड़े लीडर भी कर ना सके। समय आ गया 1960 का, दोनों बेहद बूढ़े हो चुके हैं, तो वहीं बारिश का मौसम। ये लोग रेडियो सुन रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि जापान अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो सुन ये बहुत खुश हुए, पर इन्हें यह लग रहा है कि ये दुश्मन की चाल जिसमें फंसाकर वो उसे बाहर लाना चाहते हैं, जो कि वो कभी नहीं करेंगे। उसी रात इन्हें अपनी झोपड़ी के बाहर एक औरत दिखी जो कि बेसहारा थी, तो उन्होंने उसे सहारा दिया और खाने को खाना दिया। लेकिन इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि वो इस लड़की के साथ क्या करे, छोड़ दे या फिर बंदी बना ले। अब कई दिन बीत गए लेकिन अभी भी कोई हल नहीं निकला। लेकिन एक दिन जब ये सो रहे होते हैं तो उस औरत ने ओनिडा की बंदूक को चुरा लिया, फिर खजाना पर शूट कर दिया जो जाकर उसके पैर पर लगी। इससे ज्यादा वो कुछ और कर पाती कि ओनिडा ने उसे शूट करके मार दिया, फिर उसकी बॉडी को वहीं बाहर ही दफन कर दिया। लेकिन अब कजामा की हालत खराब है। ओनिडा उसका ख्याल रखता और देखते ही देखते उसका पैर का जख्म ठीक हो चुका है। इसके बाद ये फिर से अपनी पुरानी जिंदगी को जीने लगे जो वो हर दिन पिछले 25 सालों से कर रहे। लेकिन एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ। जब ये पानी भर रहे थे तो कुछ लोगों ने इन पर हमला कर दिया, जिसमें कजामा की मौत हो गई। खुद की जान बचाने के लिए ओनिडा वहां से भाग गया, लेकिन अब उसे यह अकेलापन सताने लगा है। अंदर से खोखला होता जा रहा है वो, जिसके कारण वो कई दिन ऐसे ही अकेले बैठा गुजार दिया करता है। फिर एक दिन उसे एक गाने की आवाज सुनाई दी, जिसका पीछा करने पर उसे एक आदमी दिखाई दिया जो कि नदी किनारे कैंप लगाए हुए। ये सीन दोस्तों वही है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। दरअसल ये एक टूरिस्ट है, यहाँ पर आकांशु के कहने पर आया है। उसने उसे बताया कि अभी भी ओनिडा जंगल में ही है। तो टूरिस्ट ने बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 1944 में खत्म हो गया। उसे बीते हुए 30 साल गुजर गए, इसीलिए अब आपको जापान चलना चाहिए। यहाँ पर कुछ नहीं रखा। तब ओनिडा का सब्र का बांध टूट जाता और वो कहता है कि तुम कहीं से जनरल को ढूंढ कर लाओ जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था। अगर वो मुझे कहेंगे कि मैं यहाँ से चला जाऊं तभी मैं अपनी पोस्ट से हटूंगा। टूरिस्ट को ये बात बहुत ही अजीब लगती है, लेकिन फिर भी वो उससे वादा करता है कि वो उन्हें लेकर आएगा। इसीलिए वो उसे अलविदा कहता है और जापान आकर जनरल को ढूंढना शुरू करता है। बड़ी ही मुशक्कत के बाद उसे वो मिल जाते हैं। जब वो ओनिडा की कहानी को सुनते हैं तो उसे तो यकीन ही नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं, इसीलिए उनका आर्मी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं वहां चलूं तो ठीक है, मैं चलूंगा। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो इनसे मिलने के लिए ओनिडा आया, जिसको देखकर जनरल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। कोई इतना भी अपने देश के प्रति पागल कैसे हो सकता है। उसने उसे बताया कि जंग खत्म हुए 30 साल हो गए, जापान ने सरेंडर कर दिया और 1944 को 7 बजे के करीब हमने सब कुछ खत्म कर दिया। तब से आज तक फिर ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। उनकी ये बातें सुन ओनिडा अपनी बंदूक नीचे रखता है
और खुद भी सरेंडर कर देता है। पर पूरी 10,000 रातें गुजार देने के बाद इस जंगल में जब उसे हेलीकॉप्टर से ले जाया जाता है तो सभी वहां खड़े लोग उसे सल्यूट करते हैं, क्योंकि ऐसी देशभक्ति हर किसी के अंदर नहीं होती। पूरी दुनिया को अब उसके बारे में पता चल जाता है, जिससे कि चारों ओर उसकी बातें होने लगती है। लोग उनकी मिसालें देने लगे कि अगर किसी को सच्चा सैनिक बनना है तो ओनिडा जैसा बनना होगा, जिसने सिर्फ नारियल और चावल पर गुजारा करके अपनी जिंदगी के 30 साल जंगल में बिता दी। लेकिन साल 2022 में उनकी 91 साल में मौत हो गई, पर अपने पीछे ओनिडा ने अपनी एक छाप छोड़ दी, जिससे आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।